बढ़िया। विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान पाठ 22 पाठ नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक जीवाणुओं के बारे में पढ़ा। आज हम जीवाणुओं के जनन के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम जीवाणुओं के अभिरंजन के अनुसार प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि अभिरंजित जब जीवाणु कोशिका को किया जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करती है। उस अनुसार जीवाणुओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि क्या है, जिसे ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। इसका नाम ग्राम स्टेनिंग क्यों रखा, क्योंकि इसकी खोज क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में की थी, इसलिए इस विधि का नाम ग्राम विधि रखते हैं। अब इस विधि में क्या होता है, जैसे जीवाणु होते हैं, अगर हम कुछ जीवाणुओं को ले लें और जब जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन ये 2 अभिरंजक है, तो जब जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट व आयोडीन से अभिरंजित करके, पहले हम उसे अच्छी तरह से अभिरंजित करेंगे, रंगीन करेंगे, फिर उनको धोते हैं, किससे, एल्कोहल और एसीटोन से अच्छी तरह से उन्हें धोते हैं, साफ करते हैं। और धोने के पश्चात जो जीवाणु बैंगनी रंग से अभिरंजित रहते हैं, मतलब एक तो बैंगनी रंग से अभिरंजित रहेंगे और एक ऐसे होंगे जो धोने के बाद में रंगहीन हो जाएंगे। तो जो बैंगनी रंग से अभिरंजित रहते हैं उन जीवाणुओं को ग्राम पॉजिटिव G+ जीवाणु कहते हैं, तथा जो धोने के पश्चात रंगहीन हो जाते हैं वो उन्हें ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणुओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो धोने के पश्चात, अगर हम धोने के पश्चात जो बैंगनी रंग की जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है और रंगहीन जो ग्राम नेगेटिव है उन्हें सेफ्रेनिन से अभिरंजित और करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो बैंगनी रंग की रहेंगी, उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं जो रंगहीन थे वो लाल हो जाते हैं। तो ये अभिरंजन की एक विधि है जिसके अनुसार जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया है कि जब क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन से जब उनको रंगीन करते हैं तो जो बैंगनी रंग के हो जाते हैं वो तो क्या है, और जो एल्कोहल और एसीटोन से धोने के बाद में जो रंगीन रंग के रहते हैं, रंगीन रहते हैं, बैंगनी रंग से रंगीन रहते हैं, वो तो ग्राम पॉजिटिव, और जो रंगहीन हो जाते हैं वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, क्योंकि पाठ में नाम आए हैं इसलिए बताना आवश्यक होता है। अब हम पढ़ते हैं जीवाणुओं में जनन। जो जीवाणु होते हैं उनमें जनन की 3 विधियां हैं। पहली विधि होती है वर्दी या कायिक विधि, दूसरी होती है अलैंगिक जनन विधि। लेकिन कुछ जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन विधि द्वारा भी लैंगिक जनन होता है। इसमें जैसे नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनते, न इनमें नगर युग्मक मादा युग्मक से मिलने से युग्मनज बनता है। इसमें जो लैंगिक जनन की तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो उसी तरीक़े को बोलते हैं आनुवंशिक पुनर्योजन विधि। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि जो वर्दी जनन है, कायिक जनन है, अलैंगिक जनन है, वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनमें जीवाणु जनन जो होता है उसमें कायिक या वर्दी प्रकार का जनन किस प्रकार से होता है। तो जीवाणु मुख्य रूप से जो कायिक जनन या वर्दी जनन करते हैं वो विखंडन या मुकुलन द्वारा करते हैं। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, और मुकुलन में एक मुकुल यानी एक अभिवृद्धि, एक शरीर पर एक अभिवृद्धि निर्मित होती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। तो विखंडन क्या होता है, उचित या अनुकूल वातावरण में जीवाणु कोशिका अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, तथा विभाजन से पहले जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है और कोशिका आकार में बढ़ जाती है, तथा संकीर्णन द्वारा ये 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवाणु का निर्माण करती है। जैसे ये कोई जीवाणु कोशिका है, इसमें जो पहले ये जीव द्रव्य की वृद्धि करेगी, इसका जो DNA है
वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। डीएनए 2 भागों में विभाजित हो गया। फिर डीएनए 2 भागों में विभाजित होने के बाद इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो संकीर्णित होती है, मतलब जो केंद्र भाग होता है, मध्य भाग होता है, उसमें वो संकुचित होती है। जैसे ये हो रहा है, संकुचित होती है। और संकुचन होते होते धीरे धीरे ये संकुचन वृद्धि करता हुआ ये मध्य से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से एक जीवाणु से 2 जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से विखंडन विधि द्वारा जीवाणुओं में जनन होता है। फिर दूसरी विधि होती है मुकुलन विधि। इस विधि में जीवाणु कोशिका से एक उभार के समान, जैसे ये जीवाणु कोशिका है, इसके शरीर पर एक उभार बनता है, इस उभार को बोलते हैं मुकुल। जो डीएनए विभाजन होता है, डीएनए विभाजन होके, ठीक है, तो मुकुल कहते हैं। इस भाग में जो केंद्रीय पदार्थ व जीव द्रव्य आ जाने से, जैसे ये पहले डीएनए का विभाजन हो गया, फिर इसका जो जीव द्रव्य है उसका विभाजन हो गया, तो इसमें से डीएनए इस मुकुल में आ जाता है। ये डीएनए मुकुल में आ गया और कुछ जीव द्रव्य आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मुकुल धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है। और जब ये पूर्णतः वृद्धि करता है तो ये इस मात्र जीव से अलग हो जाता है। तो ये मात्र जीव से क्या हो गया, अलग हो गया। और एक जीवाणु से कितने जीवाणु बन गए, 2 जीवाणु। तो सबसे पहले मुकुल बनता है, फिर डीएनए का विभाजन होकर जीव द्रव्य, डीएनए और जीव द्रव्य इस मुकुल में आ जाते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करके यह मात्र जनक कोशिका से पृथक हो जाता है और इस प्रकार से ये जनन करते हैं। तो ये तो हमने पढ़े कायिक जनन और वृद्धि जनन, जिसे हम कायिक जनन भी बोलते हैं, वृद्धि प्रकार का जनन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कायिक जनन जीवाणुओं में 2 प्रकार का होता है। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक अलैंगिक जनन। जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन होता है उसकी कई विधियां हैं। तो अंतःबीजाणु विधि, सबसे पहली विधि पढ़ते हैं अंतःबीजाणु द्वारा। तो इसमें एक प्रकार से कई प्रतिरोधी जीवाणु जैसे बेसिलस या क्लास्ट्रोडियम में बनते हैं। तो जो बीजाणु बनते हैं इसमें क्या बनते हैं, बीजाणु, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते हैं। मतलब ये एक तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई जीवाणु है, उसके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में वो नष्ट हो जाता है, लेकिन नष्ट होने से पहले वो बीजाणु बनाता है। नष्ट होने से पहले प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाता है, बीजाणु का निर्माण करता है। और ताकि वो बीजाणु फिर अनुकूल परिस्थितियां वापस जब आएगी तो उन अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु पुनः क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। तो जैसे ये एक जीवाणु है, इसके सामने प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जीवित नहीं रह सकता, तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करता है, कुछ बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो ये बीजाणु इसके अंदर रहते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण में जाते हैं या अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये जो बीजाणु होते हैं, ये जैसे ये बीजाणु है, ये अंकुरण करेगा, अंकुरित होगा और क्या बनाएगा, नए जीव का निर्माण करेगा। तो ये एक तरह से क्या है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखने की, अपनी प्रजाति को जीवित रखने की एक प्रक्रिया है। तो इसे बोलते हैं अंतःबीजाणु द्वारा। दूसरी विधि है कोनिडिया द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की संरचना तंतु में होती है, जैसे इस प्रकार से धागे के समान इसकी संरचना होती है। तो तंतु में अनुप्रस्थ झिल्लियाँ बनती है। इसमें क्या बनती है, ऐसे बीच बीच में अनुप्रस्थ झिल्लियों का निर्माण होता है और ये विभाजित होकर, और प्रत्येक अनुप्रस्थ भाग है ये विभाजित हो गए और ये विभाजित होकर क्या बनाते हैं, और विभाजित होकर मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर क्या बनाते हैं, प्रत्येक जो मुक्त संरचना है वो अंकुरित होकर नए जीवाणु का निर्माण करती है। तो अनुकूल वातावरण में ये अंकुरित होकर नए जीवाणु का, तो इस प्रकार से स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीवाणु है उसकी संरचना जो तंतु में आकार की होती है वह अनुप्रस्थ झिल्लियों का या भित्तियों का निर्माण करके विभाजित हो जाता है और प्रत्येक विभाजित भाग है वो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर जीवाणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जो संरचनाएं बनती हैं इनको कोनिडिया बोलते हैं। फिर अगला आता है जूस्पोर। राइजोबियम में जूस्पोर का निर्माण होता है जिससे नए जीवाणु बनते हैं। जैसे बीजाणु हमने पढ़े थे उसी प्रकार से जीवाणु के अंदर एक बीजाणु के सदृश संरचनाएं बनती है जिसको हम अलग नाम देते हैं जूस्पोर। एक तरह से ये बीजाणु ही होते हैं
जिससे वो भी अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। फिर एक अगला है शिष्ट द्वारा। शिष्ट जीवाणुओं में चारों तरफ बनने वाला एक रक्षात्मक जीवाणु होता है, उसके चारों ओर जो आवरण बनता है, एक आवरण बनता है जो रक्षा करता है उसकी, तो रक्षात्मक आवरण को शिष्ट कहते हैं। तो जो आवरण बनता है जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए आवरण बनाता है, जिस आवरण को क्या बोलते हैं, शिष्ट कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये इसका रक्षात्मक आवरण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो एजिटोबैक्टर जीवाणु के अंदर, इसका उदाहरण है एजिटोबैक्टर जीवाणु के अंदर जो ये शिष्ट होता है, ये टूट जाता है और टूटकर पृथक हो जाता है, और पृथक होने के बाद में वो जो शिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अंकुरित होती हैं। जो शिष्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित होकर, और अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है जीवाणुओं में। अब हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं। लैंगिक जनन वैसे तो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीवाणुओं का ये विशिष्ट लक्षण होता है जिनमें पाया जाता है, विशिष्ट नहीं सामान्य लक्षण होता है जिसमें ये अपने लैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा। आनुवंशिक पुनर्योजन क्या होता है, जैसे ये कोई जीवाणु है, ये दूसरा जीवाणु, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होना और उस दूसरे जीवाणु के डीएनए के साथ में जाके मिल जाना, उसको बोलते हैं आनुवंशिक पुनर्योजन, जिससे वो जनन करता है। तो आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा करते हैं। अब याद रखना, जीवाणुओं में जो जनन होता है लैंगिक जनन, वो किस विधि द्वारा होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा। इसमें एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ होता है वो स्थानांतरित होता है, ताकि वह अन्य जीवाणु कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो गए उसके डीएनए से संयुक्त होकर नए जीवाणु का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। तो आनुवंशिक पुनर्योजन जो जीवाणुओं में होता है वो कई प्रकार से होता है। सबसे पहला है रूपांतरण द्वारा। इसमें रूपांतरित होता है, जैसे कोई दूसरा डीएनए दूसरे जीवाणु, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में चला जाता है, तो वो जो उसका डीएनए या कोई भी आनुवंशिक पदार्थ जो उसके अंदर चला गया, वो उसके आनुवंशिक या डीएनए पदार्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन करना। रूपांतरण का मतलब परिवर्तन कर देता है, जिससे उसके गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन, और नए जीवाणु का निर्माण होता है। अब रूपांतरण विधि है, सबसे पहली विधि है लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि। इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी 1928 में। उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो पहले आप समझते हैं कि उन्होंने एक जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ये कौन से रोग उत्पन्न करता है, न्यूमोनिया। इस न्यूमोनिया को रोग कारक में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक तो होते हैं एस स्ट्रेन जो रोगकारी होते हैं, और दूसरे होते हैं आर स्ट्रेन जो रोगकारी नहीं होते हैं। अब जो रोगकारी होते हैं, जैसे इनको हम क्या करें, जैसे ये चूहा है, इसके अंदर हमने आर को प्रविष्ट कराया, आर स्ट्रेन को प्रविष्ट कराया, तो चूहा है उसमें कोई प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा, चूहा ने जीवित रहेगा। चूहा है वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। लेकिन एक दूसरा चूहा है उसमें हमने एस स्ट्रेन को प्रवेश कराया, तो एस स्ट्रेन प्रवेश कराते ही चूहा है वो मर जाता है, क्योंकि ये रोगकारी होता है। तो इसके प्रवेश कराने से क्या हो गया, आर स्ट्रेन को प्रवेश कराते हैं तो चूहे में कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, न उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जब एस स्ट्रेन को इसमें प्रवेश कराते हैं तो वह चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन है वो रोगकारी होता है और आर है वो रोगकारी नहीं होता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन रोगकारी जीवाणु हैं उनको उन्होंने गर्म किया। गर्म करने से क्या होता है कि जो रोगकारी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उसके जो भी पदार्थ होते हैं शरीर के, डीएनए हैं, प्रोटीन हैं, वो नष्ट नहीं होते, वो पड़े रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एस स्ट्रेन को गर्म किया, एस स्ट्रेन को गर्म करके हमने एक चूहे में प्रवेश कराया। किसको? गर्म करके एस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया, तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु का प्रभाव है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए उसने इस चूहे पर कोई प्रभाव नहीं डाला। लेकिन
इन्होंने क्या किया, गर्म एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को दोनों को साथ मिलाकर एक चूहे के अंदर प्रवेश कराया। तो क्या हुआ कि हमने जो इस एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को गर्म किया तो उसके गुण है, वो जो जीवाणु है वो तो नष्ट हो गया, लेकिन उसके डीएनए, प्रोटीन जो भी भाग है वो अभी भी कुछ अंश उसके शेष रह जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आर स्ट्रेन जीवाणु थे उनके अंदर वो रूपांतरित हो गए। मतलब आर स्ट्रेन के जीवाणुओं के डीएनए, ये जैसे आर स्ट्रेन का डीएनए है, उसका डीएनए जो हमने गर्म किए हुए एस स्ट्रेन का डीएनए वो इसके साथ में जुड़ गया, इसके शरीर में प्रवेश करके वो इसके साथ जुड़ गया और उसने इसके डीएनए में रूपांतरण कर दिया, परिवर्तन कर दिया, जिससे ये आर स्ट्रेन का जो जीवाणु था वो एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गया। जो हमने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को मिला के प्रवेश किया तो वो एस स्ट्रेन वाले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ने आर स्ट्रेन वाले जो रोग विहीन डीएनए उसमें उसके साथ जुड़कर उसने उसमें परिवर्तन करके उसको एस स्ट्रेन में परिवर्तित कर दिया और चूहा है वो मर गया। तो ये किसके कारण हुआ, उस जो गर्म किए हुए एस स्ट्रेन वाले जो आनुवंशिक पदार्थ थे उसने उसके साथ में आर स्ट्रेन के जो डीएनए था उसमें रूपांतरण करने से ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं रूपांतरण करना। तो रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। तो उन्होंने बताया कि डीएनए का वह जिसमें रूपांतरण की योग्यता होती है। तो यहाँ पे इसमें जो एस स्ट्रेन वाले जो आनुवंशिक पदार्थ थे उनमें रूपांतरण की क्षमता थी, उन्होंने रूपांतरण कारक कहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, रूपांतरण कारक। और जो रूपांतरण कारक होते हैं, इस क्रिया में एक जीवाणु का डीएनए दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और इससे ग्राही कोशिका उसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो यही हुआ कि हमने एस स्ट्रेन वाले गर्म किए हुए मृत आनुवंशिक पदार्थ को उसमें मिला दिया, तो वो किस में, आर जो स्ट्रेन वाला था वो किस में बदल गया, एस स्ट्रेन में। तो मतलब उसने जो ग्राही था उसने उसके लक्षण ग्रहण कर लिए जो उसमें प्रवेश कराए थे। तो इस प्रकार से इसे रूपांतरण विधि कहते हैं। तो जीवाणु कोशिका में जैसे ये मुक्त डीएनए है, जो एस स्ट्रेन वाले के जो हमने प्रयोग पढ़ा, जैसे उनको उसमें जब ग्राही के शरीर में प्रवेश करेंगे तो वो ग्राही को किस में बदल दिया, उसके डीएनए के साथ संयुक्त होकर, और वो एस स्ट्रेन वाले में बदल गया, मतलब उसका रूपांतरण हो गया। अब वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एस स्ट्रेन वाले जीवाणु की डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा और वह चूहे का मौत का कारण बनेगा। तो इस विधि को बोलते हैं रूपांतरण। मतलब उससे उसके आनुवंशिक पदार्थ में क्या हो गया, लक्षणों में परिवर्तन, इस प्रकार एक नया जीवाणु उत्पन्न हो गया। दूसरी विधि होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक तरह से इसमें एक वाहक होता है और वाहक के माध्यम से इसमें कार्य होता है। इस क्रिया में एक जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी के माध्यम से, अब जीवाणु भोजी यहाँ पे क्या एक तरह से वाहक का काम कर रहा है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये केवल जीवाणुओं को संक्रमित करता है वायरस, लेकिन किसको संक्रमित करता है, जीवाणुओं को, इसलिए इसका नाम है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करके अपना डीएनए जीवाणु कोशिका के अंदर स्थानांतरण करता है और वहाँ पे जाके डीएनए का विखंडन होता है और बहुत सारे डीएनए, असंख्य डीएनए बनते हैं तथा कभी कभी जीवाणु का डीएनए भी जीवाणु भोजी में डीएनए के साथ मिल जाता है तथा अनेक जीवाणु भोजी का निर्माण होता है। तो जो जीवाणु भोजी का डीएनए है उसमें किसके जीवाणु मिल गए, जो जीवाणु कोशिका जिसको उसने संक्रमित किया था उसके जीवाणु जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ संयुक्त हो गए, और जिन जीवाणु भोजी में जीवाणुओं का डीएनए होता है वो सभी अन्य जीवाणु संक्रमित करता है, तो उस जीवाणु भोजी के माध्यम से जीवाणु का डीएनए अन्य जीवाणु में चला जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये कोई जीवाणु है और ये है जीवाणु भोजी। ये जो जीवाणु भोजी है ऊपर, अंदर ये जीवाणु है, जीवाणु का ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अब जब जीवाणु भोजी किसी भी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो वह क्या करेगा, अब जैसे ये इसके शरीर पर चिपक गया तो इसने संक्रमित किया, तो जिस स्थान से ये जीवाणु से जुड़ता है उस स्थान पर जीवाणु कोशिका का लयन करके
अपना जो आनुवांशिक पदार्थ है वो इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ से जो ये जिस भाग से जुड़ा है वहाँ की कोशिका भित्ति है वो नष्ट हो जाती है, झिल्ली नष्ट हो जाती है, और ये अपना आनुवांशिक पदार्थ जो जीवाणु भोजी होता है वो उस जीवाणु कोशिका के अंदर छोड़ देता है। खुद अंदर नहीं आता, बस अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर छोड़ दिया और बाद में अलग हो गया। तो ये जो जीवाणु भोजी का डीएनए है वो इसके अंदर आ गया। ये जीवाणु का डीएनए है, ये किसका डीएनए है? जीवाणु का। और ये किसका है? जीवाणु भोजी का डीएनए। अब जीवाणु भोजी का डीएनए अंदर आके विभाजित होता है। ये बहुत सारे भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। और ये विभाजित होकर प्रत्येक डीएनए भाग से क्या बनेंगे? नए जीवाणु भोजी बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ में इस जीवाणु के डीएनए भी क्या होते हैं? अंश जुड़ जाते हैं। जैसे ये डीएनए का अंश है, इसमें इस जीवाणु का डीएनए का अंश आके जुड़ गया। अब वो जीवाणु का अंश इसके अंदर चला गया। तो इसमें से कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें जीवाणु कोशिका के डीएनए भाग जुड़कर उसमें प्रवेश कर गए। तो अब इसमें क्या होगा? बहुत सारे अब प्रत्येक डीएनए से क्या बनेगा? खंड से क्या बनेंगे? नए जीवाणु भोजी का निर्माण हो गए। अब ये क्या करेंगे? कोशिका का लयन करके बाहर आ गए। अब इन जीवाणुओं में से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनमें इस जीवाणु के डीएनए भाग जुड़ गए। हमने ये समझा ना कि जैसे ये तो ये किसके खंड है? ये जीवाणु भोजी के। इसमें से जीवाणु के कुछ खंड, जैसे ये इस जीवाणु के कुछ खंड है, वो ये खंड आके इस पे जुड़ गया, ये खंड इस पे आके जुड़ गया। तो इस प्रकार से जैसे कुछ जीवाणुओं में, कुछ जीवाणु भोजी के शरीर में जो जीवाणु होते हैं उसके डीएनए खंड जुड़ गए। तो ऐसे जो जीवाणु भोजी होंगे इनमें से, वो जब किसी दूसरे जीवाणु को क्या करेंगे? संक्रमित करेंगे। जैसे ये एक ऐसा जीवाणु भोजी है जो इस जीवाणु कोशिका पर आ गया, और इस जीवाणु के अंदर इस जीवाणु का डीएनए भी जुड़ा हुआ है जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ में, और वो अपना डीएनए इस कोशिका के अंदर छोड़ देगा। अब इस कोशिका के अंदर आकर वो क्या होगा? वो विभाजित होगा। तो इसके अंदर जो इसका डीएनए खंड है वो विभाजित होगा। अब इसके डीएनए खंड का जो भाग है वो इस जीवाणु के साथ में जुड़ जाएगा, जो उस जीवाणु से इसमें पहुंचा है जीवाणु भोजी के माध्यम से। वो इस जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ संयुक्त हो जाता है, और इस प्रकार से फिर वो नए जीवाणु का निर्माण करता है। तो इस विधि को बोलते हैं हम ट्रांसजेक्शन विधि। अब एक लास्ट विधि और है, संयुग्मन विधि। इसमें हमने जीवाणु संरचना के ऊपर एक, जैसे ये प्लाज्मिड है, ये डीएनए है, एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पिलई संरचना बोलते हैं। ये पिलई जो संरचना होती है वो इसमें जनन में भाग लेती है, एक तरह से संयुग्मन में भाग लेती है। जैसे ये जीवाणु कोशिका, इसके अंदर ये डीएनए, ये प्लाज्मिड है, और इसके शरीर पर बहुत सारे रोम पाए जाते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। अब जो प्लाज्मिड है वो इसमें एफ फैक्टर का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? एफ फैक्टर का। जिसमें ये प्लाज्मिड उपस्थित होता है उस कोशिका को बोलते हैं एफ प्लस कोशिका। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मिड होता है, कुछ में ये प्लाज्मिड नहीं होता, यानी लिखा ना प्लाज्मिड क्रॉस लगाया, इसका मतलब इसमें प्लाज्मिड नहीं है। अब ये तो ऐसी कोशिका है जिसमें प्लाज्मिड उपस्थित है, उसको बोलते हैं एफ प्लस फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, और जिसमें ये उपस्थित नहीं होता उसे एफ माइनस प्लाज्मिड रहित बोलते हैं। ठीक है, इसको एफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइज। ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको। तो जिसमें प्लाज्मिड उपस्थित है वो एफ प्लस, और जिसमें नहीं होता है वो एफ माइनस। अब ये दोनों जीवाणु कोशिकाएं मान लीजिए विलाई के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गई। ठीक है, तो इसका पिलाई है वो इससे जुड़ गया। अब इसका प्लाज्मिड भाग है वो क्या होगा? ये अपना अंश है, डीएनए है, वो इसके अंदर इस विलाई के माध्यम से जुड़ा, तो इसके अंदर वो अपना आनुवंशिक पदार्थ क्या करा देता है? प्रवेश। ये प्लाज्मिड है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये प्लाज्मिड क्या होता है? एक प्लाज्मिड से एक और दो प्लाज्मिड हो जाते हैं, और ये इसके अंदर एक प्लाज्मिड को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से जो एफ नेगेटिव प्लाज्मिड जो जीवाणु होता है वो किस में परिवर्तित हो गया? एफ प्लस में। ये एफ प्लस से जुड़ के एफ दोनों क्या हो गए? एफ प्लस हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो इसमें स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन होते हैं। तो इसमें जो एफ प्लस है वो दाता कोशिका की तरह कार्य करती है, वो प्लाज्मिड को देने का कार्य आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करती है,
और F माइनस है वो ग्राही कोशिका का कार्य करती है। तो F प्लस में प्लाज्मिड कोशिका उपस्थित होती है और उसमें अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से इनमें एक प्लाज्मिड दूसरे प्लाज्मिड में पिलाई के माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें F प्लस जो जीवाणु कोशिका है वो दाता का कार्य करती है और F माइनस वाली ग्राही का। तो दाता कोशिका द्वारा प्लाज्मिड के विभाजन से दो प्लाज्मिड बनते हैं, जो एक प्लाज्मिड पिलाई के माध्यम से ग्राही कोशिका में स्थानांतरित कर देता है तथा ग्राही कोशिका किस में परिवर्तित हो जाती है, F प्लस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये किस में पाया जाता है, विब्रियो जीवाणु में, सूडोमोनास में, साल्मोनेला में, इस प्रकार से जनन पाया जाता है जीवाणुओं में। तो इसकी खोज है वो ई कोलाई नामक जीवाणु में की गई थी। सबसे पहले ई कोलाई नामक जीवाणु में इसकी खोज की गई और खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम था लेडरबर्ग और टेटम। तो याद रखना। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की तीन विधियां हैं, एक रूपांतरण है, एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक संयुग्मन है। तो ये तीन विधियों द्वारा कुछ ही जीवाणुओं में ये विधि पाई जाती है, सभी में ये नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जीवाणुओं में जनन के बारे में पढ़ा। आगे हम माइकोप्लाज्मा या अन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।